नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम करेंगे BECC 103 के इकाई 2 को। हमारी इकाई का नाम है चक्रीय प्रवाह एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, चलिए इसका 2.3 जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के 2-3 वो करवा चुका हूँ। ठीक है, टॉपिक उसको आप देख सकते हैं। चलिए चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय देखते हैं। ये है क्या? चक्रीय प्रवाह एक अर्थव्यवस्था के कार्यों को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चक्रीय प्रवाह क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि जो प्रवाह हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना। इन प्रभावों के अध्ययन से हम कई समष्टिगत आर्थिक समुच्चयों को ज्ञात कर सकते हैं। तभी तो हमें पता चलेगा कि जो अर्थव्यवस्था है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्वास्थ्य की ओर इंगित करता है। यही दोस्तों, ठीक है। ऐसे कुछ समष्टि आर्थिक समुच्चय हैं जैसे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ND, ठीक है, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP। ठीक है दोस्तों, और ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट है NNP। ठीक है, और राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि विशेष तौर पर राष्ट्रीय आय को चक्रीय प्रभाव से ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ठीक, राष्ट्रीय आय को उसके तीनों दृष्टिकोणों से ज्ञात करेंगे। यह तीन दृष्टिकोण कौन है? वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। साधन आय का प्रवाह, जो भी हमें आय जनरेट हो रही है उसको वो किस प्रकार हो रही है। ठीक है, अंतिम व्यय का प्रवाह, जो भी हमारी अंतिम वस्तु है उसका। हम देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के रूप में राष्ट्रीय आय किस प्रकार। यदि हम एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के मौद्रिक मूल्य को बिना दोहरी जनगणना के जमा करें और स्थिर पूंजी के उपभोग हेतु प्रावधान करते हुए विदेशों से प्राप्त कुल साधन आयों को जमा करें तो अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय प्राप्त की जा सकती है। अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त की? दोहरी जनगणना हमें नहीं करनी है। ठीक है, जो एक वर्ष में उत्पादित जो भी वस्तुएं और सेवाओं हैं उनके मौद्रिक मूल्य को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? दोहरी जनगणना बिना किए स्थिर पूंजी के उपभोग हेतु प्रावधान करते हुए विदेशों से प्राप्त कुल साधन आयों को जमा। जो विदेशों से जो भी आय प्राप्त होती है वो शुद्ध आय जरूरी नहीं, क्योंकि हमें विदेशों से प्राप्त आय होती है उसमें हमें डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय प्राप्त कर सकते हैं? आइए इस बात को समझते हैं। उद्यम उपभोक्ता वस्तु यानी कंजप्शन को हम C कहते हैं तथा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, इसको हम क्या कहते हैं? I का उत्पादन करते हैं। यदि हम इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी शुद्ध कारक आय X को जमा करें तो हमें अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Y यानी ये क्या हो गया? हमारी इनकम हो गई, बराबर C हमारा कंजप्शन हो गया, I मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा? पूंजी निर्माण। ठीक है, वैसे इसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और X मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यहाँ पर ये बता रखा है, जहाँ Y राष्ट्रीय आय है, C I तथा X, इसको मैं ऊपर पहली परिभाषित कर दिया है। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट यानी FC पर लिया जाए, ना कि बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस पर MP, जहाँ MP बराबर FC प्लस NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जहाँ NIT निबल अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, जहाँ निबल अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायताएं, जो भी सरकार सब्सिडी देती है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ यह भी देखना होगा कि जो वस्तुएं और सेवाएं एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम के से मध्यवर्ती वस्तु के लिए खरीदी जाती हैं, जो कच्चा माल एक उद्यम द्वारा दूसरे से खरीदा जाए उनका मूल्य उन वस्तुओं और सेवाओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए जो गृहस्थों द्वारा उनके अंतिम उपभोग के लिए अर्थव्यवस्था के कुल पूंजी स्टॉक में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त हो। ऐसी दोहरी जनगणना से बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये कह रहा है कि दोस्तों जो कंपनी एक दूसरे फर्म से, जैसे कि कोई मान लो कि कोई कंपनी है मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाती है। ठीक है, दो कंपनी हमारे पास हीरो है और दूसरा का हमारे पास है बजाज। ठीक है, वो क्या करते हैं कि कुछ बाइक के पार्ट उसे आपस में शेयर कर लेते हैं। तो जो ये वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये जो वस्तुएं हैं वो क्या है? अंतिम वस्तुएं नहीं है, ये है मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, इनका हम प्राइस कब जोड़ेंगे? जब ये किसी उपभोक्ता के पास सेल करेंगे तब वो होगा अंतिम वस्तु। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय के मापन की यह विधि उत्पादन विधि अथवा उत्पाद विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे ये विधि होती क्या है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।